यूपी में संकल्प की सिद्धि प्रोग्राम की हुई शुरुआत। सीएम योगी आदित्यनाथ दोनों डिप्टी सीएम रहे मौजूद। किसानों को नल कूल फ्री बिजली योजना का किया आगाज। प्रयागराज में अखिलेश ने ठोकी चुनावी ताल। तारीख आते आते जनता बीजेपी को हराने के लिए तैयार। बीजेपी को बताया देश के सबसे बड़े दुश्मन पार्टी। सुभाषपा ने घोषिया लोकसभा सीट से घोषित किया प्रत्याशी अरविंद राजभर को बनाया प्रत्याशी। ओपी राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर। बरेली में ट्रिपल मर्डर केस से में आया फैसला। 6 मार हसीन गैंग के 8 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई सजा। 12 घंटे बाद भी सपा विधायक इरफान के घर ईडी की छापेमारी जारी। सभी के मोबाइल जब्त। नूरी और हाजी वसी के ठिकानों पर रेड। हमीरपुर किसानों पर टूटा कुदरत का कोहराम। ओला गिरने से किसानों की फसल हुई तबाह। भुखमरी की कगार पर किसान। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत अहम खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की लिस्ट तैयार है। सूत्रों के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की संभावित लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। पीएम के खिलाफ अजय राय हो सकते हैं प्रत्याशी। अजय राय को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, यानी कि वाराणसी सीट से प्रत्याशी घोषित किया जा सकता है। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर भी सस्पेंस बरकरार है। तो कांग्रेस की संभावित लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल। पीएम के खिलाफ अजय राय हो सकते हैं प्रत्याशी। सूत्रों के हवाले से अहम खबर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस बरकरार है। तो फिलहाल स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कांग्रेस की संभावित लिस्ट में कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। तो पीएम के खिलाफ अजय राय को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। खबर प्रयागराज से है, जहां पहुंचे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा मुखिया अखिलेश यादव। इस दौरान उन्होंने चुनाव और बीजेपी को लेकर अपनी बात रखी और कहा कि सरकार नहीं चाहती कि युवाओं को रोजगार मिले। सरकार की नीयत में खोट है। पेपर लीक नहीं हो रहे, ये सरकार पेपर लीक करा रही है। प्रयागराज में एक वैवाहिक कार्यक्रम में पहुंचे अखिलेश ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के साथ जो पीडीए परिवार जुड़ा वो देश में परिवर्तन लाने का काम करेगा। यूपी में बीजेपी को 80 में से 80 सीटों पर पराजित करेंगे। कहा कि प्रत्याशियों की घोषणा बहुत जल्द हो जाएगी। ये भी कहा कि खुद भी चुनाव लड़ेंगे और लड़ाने का भी कार्य करेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि आज किसान के साथ संकट है और किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। सरकार का नारा बस हवाई। पेपर लीक होने से प्रदेश के 1 करोड़ 80 लाख लोग प्रभावित हुए। प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे और चुनाव की तारीख आते आते जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार मिलेगी। गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं। लेकिन आजमगढ़ कन्नौज से जो है अरे कन्नौज देश की राजधानी नहीं है। कन्नौज नहीं, 80 हराओ का नारा है। बीजेपी हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बीजेपी हटाओ, संविधान बचाओ। बीजेपी हटाओ, नौकरी पाओ। बीजेपी हटाओ, रोजगार पाओ। ये चुनाव में लड़ाई जाता है। चुनाव इसीलिए आते हैं कि लोग लड़े चुनाव। लड़ेंगे भी और सब कुछ करेंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो राजनेता हैं या राजनीति करने वाले हैं, हम सब सम्मान के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति में राजनेता सम्मान के लिए और कुछ लोग सम्मान के लिए राजनीति। ये भारतीय जनता पार्टी की जो नई राजनीति है, जो विकसित भारत का सपना दिखा रहे थे, भारत का सपना दिखा रहे थे, वो बताओ विधायकों को, मंत्रियों को तोड़ने के लिए पैकेज दे रहे हो। सर्वे से थोड़ा आइडेंटिटी कर लीजिए, थोड़ा सा बचाने के लिए
इंडिया गठबंधन एनडीए परिवार को जिताए, यही आह्वान समाजवादियों की तरफ से। 13,000 मदरसे बंद है। हमारे उत्तर प्रदेश में, देश में ये आजादी है, संस्कृत पढ़ाई जाए, मदरसों में पढ़ाई उनके हिसाब से की जाए। मदरसा बोर्ड है और जिन परिस्थितियों में संस्कृत बोर्ड बना होगा, संस्कृत विद्यालय बने होंगे, ये केवल मदरसे बंद नहीं कर रहे हैं, ये संस्कृत के विद्यालय भी बंद कर रहे हैं। जो सुविधाएं नेताजी ने, समाजवादियों ने संस्कृत के शिक्षकों के लिए, गुरुओं के लिए या संस्कृत की संस्थाओं के लिए दिया था, उसको भी छीन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक समाज की दुश्मन नहीं है, ये देश को दुश्मन है, देश की। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। खबर अमरोहा से है, जहां बसपा ने जोया रोड लोकसभा सीट से मुजाहिद हुसैन को प्रत्याशी घोषित किया है और इस फैसले के विरोध में लोगों ने वेस्ट यूपी प्रभारी शमशुद्दीन राइन के सामने प्रदर्शन भी किया। विरोध जता रहे स्थानीय लोग तख्तियां लेकर पहुंचे। लोगों की मांग है कि मुजाहिदीन हुसैन जगह डॉक्टर मेराज हुसैन को प्रत्याशी बनाया जाए। इसको लेकर प्रदर्शन और फैसले को लेकर अब असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बढ़ते आगे, जेल में बंद सपा विधायक इरफान सोलंकी की करीबी और रिश्तेदारों के घर में ईडी ने छापेमारी की है। सुबह करीब 6 से कई सदस्यों की टीम ने 1 दर्जन से अधिक ठिकानों पर छापेमारी शुरू की। शूटरगंज स्थित सारा 2 अपार्टमेंट में रहने वाली नूरी शौकत के घर भी टीम पहुंची और लगभग 12 घंटे तक टीम ने दस्तावेजों के साथ परिजनों से पूछताछ भी की। प्रिंटिंग मशीन के जरिए कागजातों को इकट्ठा किया गया और इसके बाद टीम लौट गई। टीम के जाने के बाद के न्यूज संवाददाता सारिका गुप्ता ने नूरी शौकत और उनके भाई शेखू से खास बातचीत की है, वो आपको सुनाते हैं। जनी के प्रकरण में सपा विधायक 1 साल से जेल में है और उसके बाद लगातार ईडी की जो छापेमारी है वो करी जा रही है। सपा विधायक के जितने भी करीबी हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ आज लगभग 10 घंटे से ज्यादा ईडी की टीम रही है और लगातार छापेमारी करी है। इस वक्त नूरी शौकत हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, आपके यहाँ भी टीम पहुंची थी, किस तरीके की कार्रवाई करी है? टीम हमारे क्या सुबह 7 बजे आ गई थी और आई थिंक सुबह शाम के 5 बजे उन्होंने हमें छोड़ा है। उनका सिर्फ ये जानना था कि हमारा अमाउंट और हमारे फादर का जो बिज़नेस है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ, किस किस तरह से उन्होंने करा, उसके डॉक्यूमेंट्स हमें प्रोवाइड करवाने थे। मैंने उन्हें एक एक चीज़ ऑन पेपर दी है कि ये हमारे पेपर्स हैं, इस तरह से मेरे वालिद ने क्या काम करा, कैसे अमाउंट आती है, जो लोग खाते में पैसे देते हैं हमारे। और मेरे फादर का 1 नंबर का काम था, ये मैं साबित करना था और अल्हम्दुलिल्लाह है, वो चीज़ मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराए। फिर बात आई मेरी रजिस्ट्री पे कि उन्होंने ये प्रॉपर्टी आपने कैसे परचेज़ करी। तो मेरे फादर ने मुझे मेरी शादी पे एक फ्लैट गिफ्ट करा था। अपनी जो उनकी अर्निंग हुई थी, प्रॉफिट हुआ था, उससे थोड़ा पैसे से उन्होंने मुझे फ्लैट गिफ्ट करा, जो कि मैंने सेल आउट करके इस बिल्डिंग में फ्लैट लिया था। तो इसके रजिस्ट्री के पेपर बैंक में है लोन पर, और मेरे भाई के फ्लैट अलमास के भी पेपर्स बैंक में हैं। तो वो पेपर्स मुझे उनको प्रोवाइड कराने, बाकी मैंने उनको ईच एंड एवरीथिंग प्रोवाइड करवा दी है कि जिससे ये साबित हो सके कि मेरे फादर इनोसेंट है। और हम लोग 1 नंबर का ITR, मैंने ये भी बताया कि हम ITR पे ही हैं और गोल्ड कार्ड, GST कार्ड होल्डर है मेरे फादर। ये सब बातें मैंने उनको बताई हैं ऑन पेपर। कितने लोग थे टीम में और किन किन से पूछताछ करी गई है? यहाँ मुझसे अकेले हुई है, उधर मेरी मम्मी से और मेरे भाई से हुई होगी। क्या कुछ कनेक्शन को लेकर बातचीत भी आप कह रही थी कि हुई है कि सोलंकी जी से कोई कनेक्शन? उनका ये पूछना था कि आपका कोई लेन देन उनसे या आपका कारोबार में कोई सरोकार, कैसा कोई पैसा। तो हमने कहा कहीं अगर एक 3 के बराबर कहीं आपको सर्च मिल जाए कि मेरे फादर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, जो चोर की सज़ा वो हमारी सज़ा। आपको क्या ऐसा लग रहा है और किस तरीके की ये जो कार्रवाई है वो? देखिए, कुछ लोग होते हैं जो सूचना दे देते हैं गुमराह करने के लिए, तो उन्होंने अपनी जांच जैसे होती है उन्होंने करी प्रक्रिया पूरी। अब एंड ऑफ द डे आप भी देख रहे हो, आपके सामने गाड़ियाँ खाली जा रही हैं, जो ऑन रिटर्न ऑन पेपर देना तो मेरी बहन ने दे दिया। तो जो पेपर थे ईडी की कार्रवाई में, वो सारी चीज़ें और सारी जानकारी जो है, जो ईडी की टीम आई थी उनको दे दी गई है और कहीं ना कहीं अब ईडी की टीम जो है वो अपने सारे कागज लेकर वापस चली गई है। कैमरा पर्सन शहनवाज के साथ सारिका गुप्ता। बढ़ते आगे, खबर चंदौली से है, जहां बीजेपी कार्यालय पहुंचे केंद्रीय सूचना प्रसारण और खेल युवा मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा चुनाव को लेकर
क्लस्टर में बैठक की और प्रत्येक बूथ के अध्यक्षों और प्रमुखों को जिताने का लक्ष्य दिया गया। इस दौरान उन्होंने प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के रायबरेली अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर तंज भी कसा। कहा कि मुझे जो लगता है कि गांधी परिवार प्रदेश से पलायन कर चुका है और उनकी प्लानिंग में कहीं उत्तर प्रदेश नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में संगठन की बैठकें लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से की। एक क्लस्टर की बैठक थी जहां गाजीपुर, चंदौली, ये 2 लोकसभा क्षेत्र की यहाँ पर बैठक हुई है। अगली बनारस में होने वाली है और संकल्प एक ही है कि अब की बार 400 पार और हर पोलिंग बूथ के लिए एक लक्ष्य दिया है कि 370 मतों की लीड दे। जैसे 370 धारा को सदा के लिए समाप्त किया गया, जम्मू कश्मीर को से मुक्ति दिलाई, अब 370 की लीड हर पोलिंग बूथ पर भी मिले ताकि रिकॉर्ड जीत हो। एक ऐसी जीत जो और ताकत देगी केंद्र की सरकार को, देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब के कल्याण के लिए। जैसा पिछले 10 वर्षों में पाई बचाई भी, गरीब की भलाई के लिए लगाई भी। खबरें अभी और भी हैं, ये वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे चल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर अमेठी से, जहां केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी की जनसंवाद विकास यात्रा लगातार जारी है। सांसद की गैर मौजूदगी में सांसद स्मृति ईरानी के निजी सचिव विजय गुप्ता गांव-गांव जाकर जनसंवाद यात्रा के माध्यम से चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और निस्तारण करने के लिए मौके पर अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है। चौपाल में सबसे ज्यादा समस्या सड़क, पेंशन और पुलिस संबंधी सामने आ रही है। नोएडा में कैलाश पार्क में आयोजित समारोह में बीजेपी सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने 124 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सभी विकास कार्य वित्त वर्ष 2023 और 24 में जनपद गौतम बुद्ध नगर के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए और इससे पहले भी पिछले 7 वर्षों में 1 लाख करोड़ की लागत से अनेकों विकास प्रोजेक्ट का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। डॉक्टर महेश शर्मा के प्रयासों के मद्देनजर किया गया, जिसमें जेवर स्थित नोएडा एयरपोर्ट भी शामिल है। क्षेत्रों में आज जिनका उद्घाटन हुआ है, शिलान्यास हुआ है। सोनभद्र का रुख करते हैं। सोनभद्र जनपद को आज केंद्र सरकार के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनाओं के अंतर्गत 10 करोड़ 41 लाख 53 हजार की लागत की 177 विकास परियोजनाओं का वर्चुअल माध्यम से शिलान्यास किया और सोनभद्र में विकास के किए जा रहे सराहनीय कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के कार्यों की सराहना भी की। सोनभद्र को शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं को बेहतर करने के लिए मॉडल जनपद बनाने का संकल्प केंद्रीय मंत्री ने लिया है। 177 परियोजनाएं हैं जिनकी कुल लागत 10 करोड़ 41 हजार है, जिसकी स्वीकृति रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रविंद्रपुरी इलाके में शिवलिंग के आकार का एक प्राचीन शिव मंदिर है। दावा किया जा रहा है कि यह देश का सबसे बड़ा शिवलिंग है। मंदिर के अधिकारियों का कहना है कि 2 सदी पुराने इस वनखंडी महादेव मंदिर को वनखंडिया साधु बेला आश्रम ने बनवाया था और ये परंपरागत शैली से अलग है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के वाराणसी के रविंद्रपुरी इलाके में शिवलिंग के आकार का एक प्राचीन शिव मंदिर है। दावा किया जाता है कि ये देश का सबसे बड़ा शिवलिंग है। मंदिर के अधिकारियों का कहना है कि 2 सदी पुराने इस वनखंडी महादेव शिव को वनखंडी साधु बेला आश्रम ने बनवाया था। ये परंपरागत शैली से अलग है। तो संस्था जो है बाबा वनखंडी की है। इसमें 200 साल पहले ये स्थापित की गई थी। पहले पाकिस्तान सखर में था, हिंदुस्तान तब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का वही मतलब था। बाबा वनखंडी ने घोर तप किया। 1818 में उन्होंने साधु बेला स्थापित की। इसकी विशेष अलग अलग ब्रांचेस है। इस मंदिर में हर त्यौहार मनाया जाता है। शिवरात्रि, श्रावण का, गणपति का, नवरात्र पर्व, देव दिवाली, हर त्यौहार। शिवलिंग के आकार का ये अनोखा मंदिर 50 फीट लंबा और इसका व्यास
30 फीट से ज्यादा है। श्रद्धालुओं का कहना है कि मंदिर में पूजा करने से उनका मन शांत रहता है। बहुत विशाल मंदिर है और हम हर महाशिवरात्रि पे यहाँ पर आते हैं। यहाँ पे शिव जी का मंदिर है जहाँ पे आने के बाद बहुत शांति और सुकून मिलता है। मंदिर देखने में कैसा लगता है? बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। देखने में शिवलिंग के प्रकार का है, इसलिए बहुत सुंदर लगता है। महाशिवरात्रि करीब आते ही बनखंडी महादेव मंदिर में रौनक बढ़ जाती है। लोग पूरी श्रद्धा के साथ भगवान महादेव की पूजा की तैयारी में जुटे दिखते हैं। ये बनारस का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये काफ़ी साल पुराना मंदिर है। ये शिवालय में आप अगर पूजा करते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब शिव जी की कृपा होती है। शिवरात्रि की हम लोग जो तैयारी है, हम लोग शिव जी के जो भी चीज़ें पसंद है जैसे दूध, दही, घी, चीनी, शहद, इन सब से तैयारी कर रहे हैं। और अगर आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुश्मन है तो आप कड़वा तेल भी शिव जी को अर्पित कर सकते हैं। शिव जी को भांग, विभूत बहुत ही ज़्यादा पसंद है, आप वो भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की खुशी में महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। उनके इस देवी मिलन को हर साल फाल्गुन महीने में पूरे श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जाएगी। और इसी बीच महाराजगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराजगंज से अहम खबर आपको बता दें, गंभीर हालत में युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे का शिकार युवक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामूली विवाद के चलते ये पूरा हंगामा सामने आया, गोली मारी गई। हालांकि घटनास्थल पर पुलिस पहुंची हुई है, प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ है, इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटा हुआ है। भिटौली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। तो गांव के एक युवक पर गोली मारने का आरोप। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल पहुंचाया गया, इलाज जारी है। जिला अस्पताल में युवक को रेफर किया गया है। बढ़ते आगे, 8 मार्च 2024 को शिवरात्रि का महापर्व है, जिसे पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा और इस दिन शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहता है। ऐसे में कानपुर में भी शिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। शिवरात्रि को लेकर शिवालयों सहित शहर के प्रमुख मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ने की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा सहित तमाम व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय कर दी हैं। शिवरात्रि में कानपुर के आनंदेश्वर परमठ मंदिर में लाखों श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। भक्तों की संख्या को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मंदिर में आने वाली भीड़ को देखते हुए बैरियर और सीसीटीवी की संख्या में इजाफा किया गया है। 50 अतिरिक्त सेवक भी लगाए गए हैं। सिद्धनाथ घाट में गुब्बारों और फूलों का श्रृंगार किया गया है। पी रोड स्थित वनखंडेश्वर मंदिर में भी विशेष श्रृंगार के बीच भक्तों को बाबा के दर्शन हो सकेंगे। हर वर्ष की भांति इस बार भी भगवान आनंदेश्वर महादेव के प्रांगण में महाशिवरात्रि का महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें तमाम व्यवस्थाएं नगर निगम के द्वारा, पुलिस के द्वारा, कानपुर प्रशासन और मंदिर प्रशासन के द्वारा आने वाले श्रद्धालुओं के लिए लाइन की उचित व्यवस्था, बैरिकेडिंग, सुरक्षा, साथ में चिकित्सा की भी सुरक्षा की गई है, जिसमें भगवान के दर्शन करने जो श्रद्धालु आए उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। सीसीटीवी कैमरे और उसके साथ साथ क्या बाहर से भी फोर्स मंगवाए गए? हमारे यहाँ पे भगवान आनंदेश्वर महादेव के प्रांगण में जो नियम से कैमरे लगे रहते हैं वो तो लगे ही है, उसके अलावा 72 कैमरे का सेट जो पुलिस प्रशासन के द्वारा लगाया जाता है वो लगाया गया है और फोर्स बढ़ा दी गई है। हर वर्ष की भांति देखते हुए श्रद्धालुओं का भी मुजावड़ा जो है वो बढ़ता रहता है। हमेशा भगवान के भगत बढ़ते ही रहते हैं, तो उसके साथ साथ पुलिस को भी बढ़ाया जाता है। महाशिवरात्रि का पर्व है और ऐसे में मिनी काशी कहे जाने वाले कानपुर के परमठ मंदिर पर काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं। लाखों श्रद्धालु महाशिवरात्रि के दिन बाबा आनंदेश्वर के दर्शन करने के लिए आते हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर परिसर में जो तैयारियां हैं वो की जा रही हैं।
बैरिकेटिंग लगा दी गई है। इस बैरिकेटिंग में महिलाएं और पुरुषों की जो लाइनें हैं वो लगाई जाएंगी ताकि वो बारी बारी से अंदर जा सके। उसके अलावा पूरे परिसर को, पूरे मंदिर को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है और यहाँ तक कि जो जिला प्रशासन है, नगर निगम विभाग है और मंदिर प्रशासन है, उन्होंने भी स्पेशल पुलिस कर्मियों के साथ साथ जो मंदिर के सेवक हैं उनकी नियुक्ति करी है और सभी लोग आकर इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कर सके, इसकी खासी व्यवस्था कर ली गई है। और कहीं ना कहीं जो मंदिर के पट है वो भी पूरा दिन खुले रहेंगे और जो 4 तरीके की आरती होती है सिर्फ उस आरती के लिए कपाट बंद होंगे और सुबह मंगला आरती के बाद से ही बाबा आनंदेश्वर के दर्शन के लिए कपाट खुल जाएंगे। कानपुर से सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। बढ़ते आगे, बुंदेलखंड के हमीरपुर जिले में आंधी और तूफान बरसात के साथ जबरदस्त ओले गिरने से जनपद के लगभग समस्त गांवों में खेतों में खड़ी करोड़ों की फसल बर्बाद हो चुकी है, जिससे किसानों की साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया है, जिससे किसानों के सामने भूखमरी की समस्या पैदा होने के साथ साथ अब बेटी और बेटों की शादियों पर भी संकट पैदा हो गया है। बुंदेलखंड हमेशा से प्राकृतिक आपदा की मार झेलता रहा है। कभी बुंदेलखंड में हद से ज्यादा सूखा तो कभी ओलावृष्टि और तेज तूफानी बारिश के साथ किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्या कुछ नुकसान हुआ है बारिश में? आपका नुकसान हुआ है? यहाँ हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे। मटर का नुकसान है, लाही का नुकसान है, सब्जियों का नुकसान है, खड़ा हो गया। क्या कुछ सरकारी मदद आपको मिली? अभी कोई मदद। जो ओलावृष्टि और बारिश हुई है इसमें कितनी फसलों में लगभग नुकसान? लगभग ये मानिए सारी फसलों में नुकसान है। जैसे गेहूं का है तो लगभग 50% पूरा, मटर और लाई। क्या भी नुकसान हुआ है चाचा? नुकसान तो हमारे यहाँ इतना हुआ है कि मटर सब चला गया, गेहूं में 50% नुकसान है, लाई किसी की लाई में तो कुछ नहीं है, जो पक्की लाई खड़ी थी तो वो सब चली गई। किस तरह हालात हैं किसानों के? सिद्धार्थ द्विवेदी, के न्यूज, हमीरपुर। बरेली में 10 साल पहले सुरेश शर्मा नगर में हुए तिहरे हत्याकांड में 8 बदमाशों को फांसी की सजा सुनाई गई है और जबकि सुनार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने बृहस्पतिवार को सभी दोषियों को सजा का ऐलान किया और इस मामले में पुलिस ने अभियुक्तगढ़ वाशिद हसैन, यासीन उर्फ जीशान, नाजिमा, हाशिमा, राजू वर्मा, समीर उर्फ साहिब उर्फ नफीस, जुल्फास और जहीर उर्फ शंकर के खिलाफ आरोप दाखिल किए हैं। स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने 4 मार्च को सभी 9 अभियुक्तों को दोषी करार दिया और आज सजा का ऐलान किया गया है। आज जो फैसला सुनाया गया है उसमें 9 अभियुक्त हैं, उसमें से 8 अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया गया है और 1 अभियुक्त को आजीवन कारावास दी गई है। ये मामला जो है वो 20 अप्रैल 2014 सुरेश शर्मा नगर का तिहरा हत्याकांड है। उस हत्याकांड में मां, बेटे और उसकी बहू 3 लोगों की इन अभियुक्तों द्वारा डकैती डालकर उनकी हत्या कर दी गई थी और उससे पहले जो 2 महिलाओं को इसमें सजा हुई है, उन महिलाओं द्वारा घटना कारित करने से पहले रैकी की गई थी कि घर में कब कौन रहता है, आता है, जाता है, वो रैकी करके उस घटना को अंजाम दिया गया था। इसी के साथ खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।